Hello everyone. So today we are going to start the second chapter in accountancy, that is accounting terms. हमें पता है कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनकी अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है। सेम अकाउंटेंसी में भी कुछ कुछ टर्म्स है जो हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि वो अकाउंटिंग पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहला टर्म अगर हम देखें तो ये आता है बिजनेस एंटिटी, मतलब एंटिटी। ना व्हाट इज़ एंटिटी? एंटिटी मतलब होता है कोई भी फर्म जो बिजनेस करता है टू अर्न प्रॉफिट, मतलब एक इकोनॉमिक यूनिट जो फॉर्म ही होता है टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो जो प्रॉफिट मोटिव के लिए जो बनता है उसे बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। इसी टाइप में हमारे पास दूसरा एक एंटिटी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ये ऐसी एंटिटी है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम की जाती है। जैसे हो गए चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, पब्लिक लाइब्रेरीज, कल्चरल सोसाइटीज़, इनको हम कहते हैं नॉन बिजनेस एंटिटी। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, जो भी इस तरीके का बिजनेस है जो प्रॉफिट के लिए काम करता है उसे हम बिजनेस एंटिटी बोलते हैं, और जो चैरिटेबल तरीके से काम करता है, चैरिटी के लिए काम करता है, उसे हम नॉन बिजनेस एंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड टर्म आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन करने से पहले हमें जानना है इवेंट्स। तो इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स मतलब होता है कोई भी कॉन्सिक्वेंस जो हमारे बिजनेस में होता है। जैसे मैंने बिज़नेस में पैसे लगाए, मैंने बिज़नेस से पैसे उठाए, ये एक इवेंट है। तो इस इवेंट में जब भी कोई मनी ट्रांजैक्शन होता है जो पैसे से रिलेटेड हो, जो हमारे फिनेंशियल पोजीशन को चेंज करे, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिकॉर्ड किया जाता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जितने भी ट्रांजैक्शंस, जितने भी इवेंट्स हमारे होते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। तो व्हाट आर इवेंट्स? इवेंट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। सचिन स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड ऑल्सो ही परचेस्ड गुड्स ऑफ 6 लाख फॉर कैश एंड 3 लाख ऑन क्रेडिट। तो 6 लाख उसने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 6 लाख उसने कैश लगाया और 3 लाख उसने क्रेडिट पे लेकर लगाया। तो ये हो गए हमारे इवेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। जो भी प्रॉपर्टी हो बिजनेस का जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए काम आते हैं उसे हम एसेट्स कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो एसेट्स मतलब होती है संपत्ति, बिजनेस की संपत्ति। अब ये जो संपत्ति होती है ये दो टाइप की होती है। एक होता है करंट एसेट्स, एक होता है नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब जो 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी चीज़ों को हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देंगे उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स। जैसे हो गया डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो 1 साल के अंदर हम जिसको कैश में कन्वर्ट कर दें उसे कहेंगे हम करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मतलब जिसे 1 साल से ज़्यादा लग जाते हैं कैश में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें 2 एग्जाम्पल है, 2 टाइप होता है नॉन करंट एसेट्स का। एक होता है टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं। टेंजिबल मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे फर्नीचर, मशीनरी, जो लॉन्ग पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिसे हम टच करते हैं। और दूसरा होता है इनटेंजिबल, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी टच, बट ये हमारे बिजनेस एक्टिविटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पेटेंट्स, गुडविल, ये सब जो हम बिज़नेस करते करते जो हम रेपुटेशन कमाते हैं, ये गुडविल, इसकी भी दाम होती है बेटा। जब हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर में मैंने लॉन्ग टर्म में बिज़नेस किया तो कुछ तो मैंने कमाया मार्केट में, क्या कमाया? रेपुटेशन। वो रेपुटेशन, वो ब्रांड नेम, उसकी भी एक वैल्यू होती है। तो इन नॉन करंट एसेट्स वी हैव 2 टाइप ऑफ एसेट्स, वन इज टेंजिबल, अनदर वन इज इनटेंजिबल। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। कोई भी तरीके के डेट ऑब्लिगेशन को हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं।
मतलब बिजनेस ने किसी को ओ किया है, हम किसी से उधारी लिए हैं, तो ये हो गया लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ दो टाइप के होते हैं, एक करंट लाइबिलिटीज़, सेकेंड है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें 1 साल के अंदर पे करना होता है, हमें 1 साल के अंदर पे करना होता है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इसे हमें 1 साल के अंदर पे ऑफ करना पड़ता है। ये एक तरीके का डेट है। नेक्स्ट है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होता है जो मोर देन 1 ईयर पीरियड के लिए हम लेते हैं और उसको लंबे समय पे हम लोग पे करते हैं। जैसे हो गया डिबेंचर्स, हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स, इनको हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मतलब ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट आ गया कैपिटल। नाउ व्हाट इज़ कैपिटल? कैपिटल मतलब ये हमारा बिजनेस है और ये ओनर। तो जब ओनर बिजनेस में पैसे लगाएगा, कैश इन्वेस्ट करेगा, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल चाहे तो कैश में हो सकता है, चाहे तो एसेट्स में हो सकता है। मतलब कैपिटल क्या होती है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करने से वी कैन गेट द कैपिटल। कैपिटल इज द एसेट्स एक्सेस ओवर लाइबिलिटीज, इसको हम कैपिटल कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि ओनर है, जब वो बिजनेस में पैसे खर्च कर रहा है, पैसे लगा रहा है, पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे चाहे तो वो एसेट्स हो गए, चाहे तो वो कैश हो गए, तो जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे एक फर्म में उसे हम कैपिटल कहेंगे। ये हो गया कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्राइंग्स। व्हाट इज़ ड्राइंग्स? जब फर्म में से ओनर खुद के पर्सनल यूज़ के लिए अगर पैसे विड्रॉ करे, मनी विड्रॉ करे, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। अकाउंटिंग भाषा में इसे ड्राइंग्स कहा जाता है कि इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर इन कैश और एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अगर हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे उठाते हैं बिजनेस से, तो ये हमारे कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। नेक्स्ट गुड्स। गुड्स मतलब क्या? गुड्स मतलब होता है कोई भी आर्टिकल्स जो बिजनेस डील करता है। अगर किसी का बिजनेस फर्नीचर का है और वो फर्नीचर में डील कर रहा है, तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स हो गया। सेम किसी का अगर बिजनेस गारमेंट्स के ऊपर है और वो गारमेंट्स के ऊपर डील कर रहा है, तो वो क्या हो गया उसके लिए? गारमेंट्स गुड्स हो गया। सेम शू डीलर के लिए शूज़ हो गया गुड्स। तो गुड्स आर द आर्टिकल्स इन विच अ बिजनेस डील्स विथ। It is a term that applies to all the items which are purchased for resale. ये ऐसा गुड्स होता है जिसे हम परचेस करते हैं ताकि हम उसको बेच सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्स। ना व्हाट इज सेल्स? सेल्स मतलब होता है गुड्स को या सर्विसेज को बेचना। जब हम गुड्स को बेचते हैं या सर्विसेज को बेचते हैं, उससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इस रेवेन्यू को हम कहते हैं सेल्स। और ये सेल्स जो होता है वो कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी। मतलब हम किसी को या तो कैश में बेच रहे हैं या उधारी में बेच रहे हैं। जिस भी फॉर्म में हम बेच रहे हैं इसे हम सेल्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स रिटर्न। जब ओनर, एग्जाम्पल लेते हैं, जब ओनर मिस्टर बी को गुड्स बेच रहा है, जब वो सेल कर रहा है, खास करके क्रेडिट सेल जब करता है, तो क्या होता है, कुछ गुड्स जो हो रहा है, क्रेडिट सेल बोलो या कैश सेल्स बोलो, नो इश्यूज़। तो मिस्टर बी अगर उस गुड्स में कुछ भी डिफेक्ट या उसे कुछ गुड्स ठीक नहीं लगे, तो वो गुड्स को क्या करता है, ओनर को रिटर्न कर देता है, या बोल सकते हो फर्म में रिटर्न कर देता है। तो इसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न और रिटर्न इन गुड्स, मतलब गुड्स मेरे पास वापस आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब जब हम ओनर किसी भी आउटसाइडर को गुड्स बेचता है, मिस्टर बी ही पकड़ लेते हैं, जब वो गुड्स बेच रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसको क्रेडिट सेल किया जा रहा है, इसको हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं। तो मिस्टर बी क्या करेगा, मुझे फ्यूचर में पेमेंट करेगा। तो मिस्टर बी मेरे लिए क्या है, डेटर, क्योंकि मुझे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। और ये डेटर क्या होता है, एसेट्स। बट ये डेटर को जो मैंने गुड्स बेचा, इससे तो मुझे कुछ एक प्रूफ चाहिए, मुझे एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इस लीगल डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे, बिल्स रिसीवेबल। ये भी एक तरीका क्या होता है, एसेट होता है। तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को मिलाकर हम सीधा भाषा में क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल।
नेक्स्ट है हमारे पास परचेस। परचेस मतलब जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, वो फिक्स एसेट्स नहीं होता, वो मेरे बिजनेस का एक डील होता है। जैसे गारमेंट डीलर, वो गारमेंट खरीदेगा तभी तो गारमेंट बेचेगा, तो जो उसने गारमेंट खरीदा है वो उसके लिए हो गया परचेस, जो कि वो बिजनेस से डील कर रहा है। अब ये परचेस क्या हो सकता है, कैश में भी कर सकता है, क्रेडिट में भी परचेस कर सकता है। कोई भी बिजनेसमैन जब होता है तो पूरी कैश में नहीं खरीदता, कुछ वो उधारी में भी गुड्स खरीदता है, इसे हम कहते हैं क्रेडिट परचेस। ठीक है। अब जब हम क्रेडिट परचेस कर रहे हैं या हम किसी भी लोग से परचेस कर रहे हैं, सपोज मिस्टर बी ए से मैंने गुड्स खरीदा, परचेस किया, तो हो सकता है कि मुझे वो गुड्स स्पेसिफिकली मुझे सही ना लगा हो या उसमें कुछ डिफेक्ट हो, तो मैं क्या करूँगी, उस गुड्स को मिस्टर ए को रिटर्न कर दूँगी। तो इससे हम क्या कहेंगे, परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट आता है परचेस ट्रेड पेबल। तो जब हम किसी से परचेस करते हैं, मैंने अभी एग्जांपल लिया मिस्टर ए का, जब मैंने इनसे गुड्स खरीदा तो क्या है, मुझे फ्यूचर में इन्हें पेमेंट करना होगा, मुझे कैश देना होगा, तो ये मेरे लिए बन गए क्रेडिटर, ये मेरे लिए बन गए क्रेडिटर। और इनको हम कहेंगे लाइबिलिटी, कि भाई ये मेरे लिए क्या है, एक डेट है जो मुझे फ्यूचर में पे करना है। अब इस क्रेडिटर को भी मुझे एक लीगल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि भाई इनसे मैंने परचेस किया है, फ्यूचर में मुझे इसे पैसे देने पड़ेंगे, तो इस लीगल डॉक्यूमेंट को कहते हैं हम बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को मिला के क्या बनता है, ट्रेड पेबल। ये हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। नेक्स्ट है डिस्काउंट। अब जब देखो कोई भी डीलर, चाहे वो ओनर हो या चाहे वो आउटसाइडर हो, चाहे वो ओनर हो चाहे वो आउटसाइडर हो, जब हम किसी से भी डील करते हैं तो डील करते वक्त हम कस्टमर बनाते हैं। तो कस्टमर के लिए मुझे कभी कभी एक डिस्काउंट देना पड़ता है, जिसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड प्रैक्टिस के लिए कि कस्टमर मेरे साथ जुड़ा रहे, उसके लिए मुझे एक डिस्काउंट देना पड़ता है फिक्स परसेंटेज पे, उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो और जब इस ट्रेड डिस्काउंट को देने के बाद, जब अगर मुझे कोई भी क्रेडिटर या कोई भी जिसे मैं गुड्स बेच रही हूँ, अगर वो मुझे प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देता है, तुरंत पेमेंट कर देता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट। हमें उसे कुछ कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा प्रॉम्प्ट पेमेंट के ऊपर। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं, ये हम बस वर्किंग में दिखा देते हैं कि भाई बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए मैंने एक डिस्काउंट पार्टी को, सामने वाली पार्टी को दिया है, और अगर उसने मेरे को तुरंत पेमेंट किया है तो मैं उसको कैश डिस्काउंट दूंगी, जो कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। ये हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट आ गया स्टॉक इन्वेंट्री। स्टॉक इन्वेंट्री क्या है, जो भी आर्टिकल्स, जो भी गुड्स यूनिट्स हमारे बिजनेस के लिए सेल पर्पस के लिए है और वो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लगते रहते हैं, उसे कहते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। पर क्या पूरे साल में, एक फिनेंशियल ईयर में, क्या हम सारे गुड्स को बेच देते हैं? नहीं, तो कुछ गुड्स हमारे पास रह जाते हैं। तो ईयर के स्टार्टिंग में जब मेरे पास कोई गुड्स रह गया, जैसे 1 अप्रैल को गुड्स रह गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक। और एट द एंड ऑफ द ईयर में मेरे पास कोई गुड्स रह गया तो उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो स्टॉक किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, वो किसी भी फॉर्म में हमारे पास रह सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब गुड्स को बेचने के पीछे जो कॉस्ट लगता है, जो खर्च लगता है। जैसे मेरा एक गारमेंट बिजनेस है, मैंने एक गारमेंट को बेचा, सेल किया, तो सेल करने के पीछे स्टाफ्स थे, बहुत सारे स्टाफ थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया कि मैं ये गारमेंट को बेच सकूं। तो इन स्टाफ को मुझे क्या देना पड़ेगा, सैलरी। तो सेल के लिए या गुड्स को बेचने के लिए जब मैंने कोई एक कॉस्ट इनकर्ड किया है तो उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। सैलरी, वेजेस, रेंट, दीज आर ऑल दी एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। ना व्हाट इज एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। अब ये 2 टाइप के खर्च होते हैं। जो खर्च में
मैं एक बार कर सकती हूँ, एक बार करती हूँ, उसे मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर बोलती हूँ। और जो एक्सपेंडिचर मुझे बार बार करना पड़ता है ताकि मुझे बेनिफिट मिलता रहे, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा एक बिल्डिंग है, एक तल्ले का बिल्डिंग है, मैंने और एक फ्लोर उस पर ऐड करवा दिया, मैंने और एक फ्लोर ऐड करवाया ताकि मैं और भी लोगों को रेंट दे सकूँ और मैं उससे अर्न कर सकूँ। तो क्या है, मैंने जो एक सेकेंड फ्लोर बनाया, ये मेरा वन टाइम का एक्सपेंस था, ये मेरा एक टाइम का खर्च था, पर इससे बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म मिलेगा। तो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये एक तरीके का बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग होता है, रेगुलर नहीं होता, कभी कदार होता है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि मैं भाई किसी से सर्विस ले रही हूँ बिजनेस को रन करवाने के लिए, और वो बेनिफिट मैं लॉन्ग टर्म तक लेती रहूँगी। जैसे मैंने इंश्योरेंस करवाया, तो ये इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है मुझे लॉन्ग टर्म मिलता रहेगा, इसलिए हम कहेंगे नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कह सकते हो कि ये रिकरिंग इन नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट। कॉस्ट मतलब होता है कोई भी तरीके के खर्च जो मैं कोई भी प्रोडक्ट के पीछे लगाती हूँ। अब सोचो, मैंने एक शर्ट रेडी किया, मैंने एक शर्ट बनाया, तो जब मैंने एक शर्ट बनाया तो ये शर्ट बनाने के पीछे मुझे बहुत सारे खर्च करने पड़े। जैसे कि मुझे लैंड लेना पड़ा, लैंड के लिए मुझे रेंट देना पड़ा, मुझे लेबर हायर करने पड़े जिसको मुझे वेजेस पे करने पड़े, फिर मैंने बोल सकते हो मैंने कैपिटल लगाया है जिसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे खर्च मैंने किए हैं। तो ये सारे जो खर्च होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट होता है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जब मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चरिंग के समय जो खर्च होता है उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और जो खर्च मैंने इस शर्ट को मार्केट तक पहुंचाने के पीछे जो खर्च किया है उसे मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलूँगी। जैसे मैंने एक गुड्स बनाया, ये मेरे फैक्ट्री में ये गुड्स रखा था, ठीक है, बट इस फैक्ट्री से गुड्स मैंने मार्केट तक भिजवाया कैसे, मैंने वेयर हाउसिंग लेके रखा था, मैंने कुछ स्टाफ ऑफिस में रखे थे जो ये गुड्स को मार्केट तक पहुंचाएंगे। तो इन स्टाफ को मुझे क्या देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है, मुझे ये वेयर हाउस के लिए रेंट पे करना पड़ता है, वेयर हाउस रेंट बोलते हैं। तो ये सारे के सारे खर्च हो गए मेरे इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो मुझे गुड्स को मार्केट तक पहुंचाने में खर्च होते हैं। और जब गुड्स मैन्युफैक्चर करने में खर्च होते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट है रेवेन्यू या इनकम। अब रेवेन्यू और इनकम तुम बोलोगे मैम सेम ही तो होता है बात, पर हमारे अकाउंटिंग भाषा में रेवेन्यू और इनकम की मतलब जो होती है वो अलग अलग होती है। रेवेन्यू मतलब जब मैंने गुड्स सेल किया और फाइनली मुझे जो पैसे मिले वो हो गए मेरे रेवेन्यू। मतलब सिर्फ गुड्स को सेल करने से, कमीशन मिलने से ये हमारे हो गए रेवेन्यू। बट मैंने रेवेन्यू जनरेट करके और फिर मैंने कितने खर्च किए उससे जो इनकम मिलेगा उसे हम प्रॉफिट भी कहते हैं, उसे हम प्रॉफिट भी कहते हैं। तो रेवेन्यू इज एक्सेस ओवर एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज इनकम। तो इनकम एक तरीके का प्रॉफिट होता है जो खर्च और इनकम से रेवेन्यू से माइनस करके निकलता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसीट। अब रिसीट भी हमारे पास दो टाइप, रिसीट मतलब जो भी कुछ मुझे मिला है, बिजनेस को मिला है, बिजनेस को जो कुछ भी मिला है। तो कैपिटल रिसीट मतलब जो मुझे वन टाइम मिलता है, एक ही बार। जैसे मैंने मेरे कंपनी में एक एसेट था, उसे मुझे बेचना था, मैंने बेच के पैसे रिसीव किए, तो ये मुझे वन टाइम मिला ना, तो ये हो गया कैपिटल रिसीट। बट रेवेन्यू रिसीट मतलब होता है जो मुझे बार बार मिलता है। जैसे मैंने अपने कंपनी में जो गुड्स थे उसको मैंने बेच दिए, तो बेच के मुझे पैसे मिले, तो ये हो गए मेरे रेवेन्यू रिसीट। यही सेम बोलूँगी मैं कि कैपिटल रिसीट नॉन रिकरिंग है और रेवेन्यू रिसीट रिकरिंग है, जो मुझे रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। ये मेरे रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं, ये इरेगुलर होते हैं, सब समय मुझे नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट आ गया प्रॉफिट और गेन। अकाउंटिंग भाषा में, ऐसे आम भाषा में तो हम प्रॉफिट और गेन का मतलब एक ही जैसा समझते हैं, बट अकाउंटिंग भाषा में प्रॉफिट और गेन का मतलब अलग होता है। प्रॉफिट मतलब जो मुझे रेगुलर मिलता रहता है, मैंने गुड्स बेचा, कुछ खर्च किए, मुझे प्रॉफिट अर्न हुआ, फिर मैंने कुछ रेवेन्यू मैंने गुड्स बेचा, कुछ खर्च किया, फिर मुझे प्रॉफिट अर्न हो गया। पर गेन क्या है, ये वन टाइम होता है, सेम ये नॉन रिकरिंग होता है, ये कभी कदार होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये हमेशा होता रहे। जैसे कि मैंने एक कोर्ट केस जीता, मुझे एक लॉटरी मिल गई, तो ये ट्रांजैक्शन बार बार नहीं होता है, ये इंसिडेंटल और या कभी कदार होता है। बट जो
एक्टिविटी या जो इनकम मुझे रेगुलर बेसिस पे होता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट भी दो टाइप का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मैंने गुड्स बनाया और उसको बेच दिया, तो उससे जो प्रॉफिट हुआ उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट से जितने भी तरीके के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर मैं माइनस करूं तो इससे मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया कि मैंने गुड्स बनाए और बेचे, उससे मुझे ग्रॉस प्रॉफिट। पर इस ग्रॉस प्रॉफिट से जब मैंने कुछ एक्सपेंसेस पे किया तो इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। जो मुझे मिलेगा वो हो गया नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट आते हैं लॉस। व्हाट डू यू मीन बाय लॉस? लॉस मतलब कोई भी ऐसा खर्च जो ज़्यादा हो गया, मतलब एक्सेस ऑफ व्हाट, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। जब मेरे खर्च ज़्यादा हो गए और रेवेन्यू कम तो मैं कहूँगी ये लॉस हो गया। जैसे मेरा रेवेन्यू था 1 लाख बट एक्सपेंस हो गया 1,20,000, तो लॉस कितना है 20,000। ठीक है, तो लॉस मतलब एक तरीके का नुकसान। वाउचर्स, अब हम जो बिज़नेस करते हैं इस बिज़नेस में जो भी चीज़ रिकॉर्ड होता है, मनी रिकॉर्डिंग तरीके से जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारे के सारे एविडेंस के ऊपर होते हैं। एविडेंस मतलब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। जब तक वो डॉक्यूमेंट्स मुझे ना मिले मैं इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो इन एविडेंसेस को हम कहते हैं वाउचर्स। ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो प्रूफ्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वाउचर्स। ये था हमारा आज का अकाउंटिंग टर्म्स। ये सारे अकाउंटिंग टर्म्स हम अपने अकाउंटिंग भाषा में इस्तेमाल करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट